नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो पत्रकारिता तथा श्रोता अनुसंधान। जैसा कि आप जानते हैं, जनसंचार माध्यम हैं मुद्रित, भाषित, दृश्य तथा इन तीनों का संयोजन। और प्रिंट मीडिया के उदाहरण हैं जैसे इश्तिहार, पत्रिका, फोल्डर, बुलेटिन, परिपत्र, पत्र इत्यादि। इश्तिहार किसे कहते हैं? इश्तिहार या पुस्तिका आकर्षक मुद्रित सामग्री जिसे अलग रंगों के कागज या स्याही का प्रयोग व रेखाचित्रों, छायाचित्रों का समावेश होता है। ये मितव्ययी, त्वरित और दूसरी सूचना तथा मीडिया के पूरक होते हैं। इसके लिए पांडुलिपि तैयार की जाती है और स्थानीय स्थिति के संदर्भ में सूचना सही व सटीक तथा संक्षेप में लिखने की जरूरत महसूस की जाती है। उपयुक्त स्थान पर रेखाचित्र व चित्रों का प्रयोग होता है और इसे करने के पहले अपील से शुरू किया जाता है, जहां इस विषय पर कुछ आगे की जानकारी देनी हो तो वहां स्रोतों का उल्लेख किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के लिए होता है। साथ ही खेत दिवस, प्रक्षेत्र दिवस, कृषक दिवस आदि पर इश्तिहार बांटे जाते हैं। बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं के साथ भी इसका वितरण किया जाता है। और हमारा अगला माध्यम है परिपत्र। परिपत्र पत्रों में प्रसार संदेश के लिए अंतरंग या व्यक्तिगत संबोधन होता है, जैसे प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, प्रिय किसान भाई इत्यादि। परिपत्र पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक घोषणा पत्र, दूसरा विषय वस्तु वाले पत्र। और इसके लिखने के 3 आवश्यक अंग होते हैं पत्र के, जिससे प्रथम चरण में हम संदेश को पिछले कार्यक्रम, अनुभव या स्थिति से जोड़ें या दिखाएं कि पिछले साल वाले या पिछले वाले प्रतिकूल कार्यक्रम या स्थिति के विपरीत कैसे हैं। दूसरे विषय में हम महत्व और लाभ की परिचर्चा करते हैं और तीसरे में क्रिया करने के लिए अपील करते हैं और पत्र में लिखकर क्रिया करने के लिए अपील की जाती है। इसके बाद अगला हमारा जो माध्यम है समाचार पत्रिका। समाचार पत्रिका में किसानों की उपलब्धियां, अनुभव, अनुसंधान, परिणाम, घोषणाएं साविधिक रूप से मुद्रित होते हैं और इसका मुद्रण भी बड़ी संख्या में किया जाता है। और इसमें भी संबोधन रखा जाता है शुरू में। और सामान्य रूप से पत्र के 4 से 8 पृष्ठ होते हैं और साइज उसका 6x9 का होना चाहिए। वास्तविक छायाचित्रों, कार्टूनों और रेखा चित्रों से इसे आकर्षित बनाया जाता है। इसके कलेवर आकर्षक हों तथा अनुच्छेद छोटे छोटे हों, या इस बात का ध्यान रखा जाता है। और प्रथम पृष्ठ में सचित्र शीर्षक, प्रकाशन एजेंसी का प्रतीक चिन्ह, संक्षिप्त संपादकीय जरूर होना चाहिए। और अंतिम पृष्ठ में यह ध्यान देना चाहिए कि एक चित्र, विशेष अपीलें और यदि कोई हो तो प्रकाशन एजेंसी का नाम इत्यादि। अगला हमारा माध्यम है फोल्डर। फोल्डर कागज का एकल हिस्सा होता है जो 1-2 बार मोड़ा जाता है और जब इसे खोला जाता है तो सामग्री का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध होता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसका अंतिम हिस्सा क्रमबद्ध हो। फोल्डर इसका 4 से 8 गुना वाला फोल्डर एकदम आकर्षक होता है और चौड़ाई लंबाई का अनुपात 1:11 का ज़्यादा उपयुक्त समझा जाता है और ज़्यादा ये ऑफसेट पेपर में होता है। बुलेटिन के 2 प्रकार होते हैं, तकनीकी बुलेटिन एवं लोकप्रिय बुलेटिन। लोकप्रिय बुलेटिन को प्रभावी रूप से तैयार करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि यह देखने में आकर्षक हो, लेखन जो शैली हो वो साधारण, स्पष्ट, बोधगम्य तथा इसके अनुच्छेद छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन करें जो अपने मित्रों के साथ प्रयोग करते हैं और उचित संबंध के रूप में प्रयोग करें। हल्के, छोटे और स्पष्ट
सारगर्भित निश्चित वाक्य हों तथा ऐसे वाक्यों का प्रथम भाग में प्रमुख सूचना देने की चेष्टा करनी चाहिए। और दूसरे है कृषि संबंधी पत्र पत्रिकाएं विविध वर्गों के हितों और रुचि के लिए होती है। इसमें चित्रों और छायाचित्रों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। संपादक आवश्यक रूप से कृषि स्नातक होना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और खेती पत्रकारिता में प्रशिक्षित एवं ग्रामीण जीवन या खेती की उसे अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तकनीकी सूचना की रिपोर्टिंग में शुद्धता एवं सावधानी बहुत जरूरी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आवरण पृष्ठ मुद्रण चित्रकारी प्रूफ पढ़ने में कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। रसायनों और किस्मों के नाम एवं उनकी मात्रा का उल्लेख बिल्कुल सही होना चाहिए और तकनीकी शब्दावली जो होती है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है समाचार वृत्तांत। यह अद्यतन घटना से संबंधित मुख्य तथ्यों का सटीक व निष्पक्ष विवरण होता है और इसके वृत्तांत का उद्देश्य है रुचि उत्पन्न करना, जनसामान्य को सूचित करना, विषय वस्तु सूचना को प्रसारित करना, अनुकूल अभिरुचि उत्पन्न करना आदि। आइए हम चर्चा करें अच्छे लेखन के स्वीकृत सिद्धांत। इसे प्रभावकारी वाक्य लिखें जो पाठक के लिए काफ़ी महत्व का हो। लेखन को विपरीत पिरामिड आकार वाली पद्धति में प्रयोग करें। 5 प्रश्नवाचक शब्दों को मार्गदर्शक के रूप में रखें। प्रेरणात्मक अपील के साथ सरल भाषा में लिखें और निजी विचार का प्रयोग कभी ना करें। अपनी अभिव्यक्ति को सटीक, स्पष्ट और सार रूप में व्यक्त करें। उसके बाद है दीवार समाचार पत्र। दीवार समाचार पत्र का मुद्रण कागज के एक ओर से किया जाता है ताकि इसे दीवार पर या आधारों पर चिपकाया जा सके। इसमें रंग, चित्रकारी, छायाचित्रण का प्रयोग किया जाता है जो इसे आकर्षक बनाते हैं। और दीवार समाचार पत्र मोटे और बड़े होने चाहिए ताकि इसे दूर से पढ़ा जा सके। और समाचार पत्र मुद्रित कागजों का पुलिंदा जिसे समाचार, विचार, विज्ञापन आदि होते हैं। समाचार पत्र लेखन में स्मरणीय बात यह है कि इसे बोधगम्य, सरल भाषा में आत्मीयता से लिखा जाए। विवरण एकदम सटीक हो एवं प्रकाशन के विभिन्न अंग अनुक्रम में हो। स्थानीय किसानों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसका एक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। बैनर, कैलेंडर सभी जानते हैं। बैनर एक परंपरागत जनसंचार का माध्यम है। उसी तरह कैलेंडर एक अद्भुत, असाधारण लाभ वाला प्रचार उपकरण है जो कि सालों भर टंगा रहता है और जो सूचना का प्रचार करना हो या अनुस्मारक के रूप में काम करता है। दूसरा है रेडियो पत्रकारिता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडियो सबसे लोकप्रिय द्रुतगामी सूचना जनसंचार का माध्यम है और संदेश साधारण या स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोग इसे समझ सके और क्रियान्वित कर सके। रेडियो की कुछ मुख्य विशेषताएं ये है कि अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अशिक्षित लोगों के पास भी पहुंचता है, इससे उत्साह का संचार होता है, इसे रुचि बनाए रखता है। रेडियो का प्रयोग सूचना देने, सतर्क रहने, निर्देशन देने, संवेदनशील बनाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि श्रोताओं के संदेश की गति को ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, रेडियो में परिवर्तन नहीं हो सकता है और जटिल संदेशों का ये कठिन होता है, प्रसारण कठिन होता है। प्रसारण की विधि इसमें प्रस्तुति, समाचार, साक्षात्कार, चर्चा, वृत्तचित्र, प्रश्नोत्तरी आदि होते हैं। समाचार लेखन इसमें भी सतर्कता बरतनी चाहिए। विषय तर्कसंगत, स्पष्ट हो जिसे आप 5 मिनट में पूरा कर सकें। विषय आवश्यक रूप से बड़ी संख्या में श्रोताओं के हित में होनी चाहिए। वार्ता कभी भी 10 मिनट से अधिक ना हो। 1 मिनट में 120 शब्दों का औसत प्रयोग हो और अपनी वार्ता में लगभग 600 शब्द होने चाहिए और 50 से या अधिक अतिरिक्त शब्द रखें जिससे निर्धारित समय के पहले अपनी वार्ता को आप समाप्त कर सकते हैं।
दूरदर्शन पत्रकारिता में ये कार्यक्रम विषयों का उपयोग सामान्यतः दूरदर्शन विकास संबंधी संदेश प्रसारित करने के लिए होता है। उसमें यथार्थता और सजीवता वाले कार्यक्रम, प्रदर्शन, वृत्तचित्र, नाटक, चित्रण, सचित्र वार्ता, साक्षात्कार, पैनल शो, कठपुतली, स्लाइड इत्यादि। कार्यक्रम विषयों के उपयोग और सामान्यतः दूरदर्शन पर विकास संबंधी संदेश प्रसारित करने के लिए होता है। और खेती प्रसारण में निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं, जैसे उच्च कोटि की रचनात्मकता, भाषा और संपादन दक्षता, पत्रकारी प्रतिभा, विषय की पकड़, तर्कसंगत तथा उपयुक्त आलेख। सारे कार्यक्रम संपूर्ण परिदृश्य की रूपरेखा मस्तिष्क में होनी चाहिए। सही आलेख का चयन, दर्शकों का पार्श्वचित्र, स्थानीय शब्दावली का प्रयोग और किसान दर्शकों की सूचना संबंधी आवश्यकताएं। इसके बाद छायाचित्र, जैसे कि छायाचित्र पत्रकारिता कहा जाता है कि एक चित्र 1000 शब्दों के समकक्ष होता है। तो ये भी हमारे पत्रकारिता चित्र का प्रयोग हम लोग अक्सर अपने प्रसार कार्यक्रमों में करते हैं। उसी तरह चित्र वृत्तांत, कृषि पत्र पत्रिकाओं के वृत्तांत तथा पुस्तिका या बुलेटिन के प्रारूप में छायाचित्रों, पत्रकारिता और रेखाचित्रों को इस तरह सुसज्जित किया जाता है और इन सब के संयोजन में आपकी रचना को बेहतर और बोधगम्य बनाती है। हम आगे देखते हैं मीडिया अभिसरण। जैसा कि नई डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी द्वारा विश्व के कोने कोने तक पहुंचने में ध्वनि, वीडियो एवं आंकड़ा अपसरण का युग शुरू हो गया है। मौखिक भाषा संपूर्ण मानव संचार का आधार रहा। तत्पश्चात लिखित सूचना का विकास एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सोपान के रूप में आया और अभी हम नई डिजिटल संचार प्रणाली का उपयोग हम देख रहे हैं। और इसी तरह हम रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से और सैटेलाइट और के माध्यम से हम अक्सर आप देख सकते हैं कि इसके माध्यम से हम सूचना का कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। डिलीवरी सिस्टम का एक प्रारूप आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और इन सब के साथ ही हमें श्रोता अनुसंधान पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रोता अनुसंधान श्रोताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का व्यवस्थित एवं सटीक तरीका है। केवल रेडियो दूरदर्शन के लिए नहीं, अपितु प्रिंट मीडिया, कलात्मक कार्यक्रम, इंटरनेट सभी के लिए उपयोगी है। और दो चीज़ें इसमें ज़्यादा मुख्य हैं, एक श्रोताओं का आकार और श्रोताओं की प्राथमिकता। ये श्रोताओं के अनुसंधान की पद्धतियां हैं, सामान्य विधि और अन्य विधियों में अवलोकन, यांत्रिक ज्ञापन, गुणात्मक आदि हो सकते हैं। या आप स्वयं कर सकते हैं या दूसरे भी संगठनों के द्वारा भी इसका आप करा सकते हैं। श्रोता अनुसंधान की प्रबंधन प्रणालियों में फीडबैक लूप प्रणाली भी है। इसको आप इस रेखाचित्र में देख सकते हैं कि पहले आप क्रिया करें, फिर अपनी क्रियाओं के परिणाम पर सूचना लीजिए, फिर क्रियाओं पर सही करें और ज़रूरत होने पर अगली क्रिया तय करें। इसी तरह श्रोता अनुसंधान परियोजनाएं सामान्य रूप से इस क्रम में होती हैं। अनुसंधान के प्रयोजन को परिभाषित करें, पता लगाएं कि सूचना कि आपको क्या ज़रूरत है और वह पहले उपलब्ध है कि नहीं। इसे जानने के लिए आपको कितना ये उपयोगी है, कौन सी अनुसंधान पद्धति उचित है, अनुसंधान कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि। इसके साथ में श्रोता प्रतिपुष्टि भी होती है और ये भी मुख्य है, किसी संग्राहक का प्रेषक के संदेश का सही उत्तर देना भी फीडबैक है। तो हम अंत में देखते हैं कि श्रोता अनुसंधान एवं श्रोता प्रतिपुष्टि भी हमारे जितने भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो पत्रकारिता सबको सही करने में और हमारे जितने भी दर्शक हैं या फिर पाठक हैं उनके प्रयोग के, उनके हित के लिए ये काफ़ी उपयोगी हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम बात कर रहे थे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो पत्रकारिता और श्रोता अनुसंधान।
आप देखते हैं कि हमारे प्रसार कार्यों में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो पत्रकारिता सभी बहुत अहम रोल अदा करते हैं और हमें चाहिए कि इन सबों को बनाने में या तैयार करने में हमें सावधानी बरतने चाहिए। हमने एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बताया। आप इन्हें थोड़ा स्मरण करें, देखें, समझें। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो पत्रकारिता जहाँ पर भी आप इसे बना रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर दर्शकों के लिए या श्रोताओं के लिए उसे देखें कि आपका श्रोता कौन है और वो किस मीडिया का वो प्रयोग करना चाहते हैं। एक प्रसार कार्यकर्ता को हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा श्रोता कौन है, हमारा पाठक कौन है और उसी के अनुरूप ये करना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि आजकल सूचना क्रांति के युग में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही अहम रोल नहीं अदा कर रहा है, इसमें हमारे फोक मीडिया भी अहम रोल ये करते हैं। लेकिन आप इसे देखिए कि हमारे जो दर्शक हैं या पाठक हैं वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ पर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फोटो पत्रकारिता के तहत हम सूचना का प्रसारण अगर करना चाहें तो अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हमने आपको संक्षेप में इस सब बातों का विवरण दिया। यदि आपको कोई शंका है, किसी चीज़ का आप समाधान चाहते हैं तो आप मैनेज द्वारा प्रदत्त किए गए पाठ्यक्रमों को जरूर संपर्क करें। साथ ही अगर संभव हो तो आप मैनेज के वेबसाइट में जाएं और अपनी शंका का समाधान करें। इन सब बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद।